हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चैप्टर नंबर 6 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अपना वाला अजीज़ बोहरा। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ही हमने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी। की पोजीशंस की वजह से जो भी एनर्जी रहेगी वही उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी रखा है, उसकी कोई पोजीशन है तो पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब अगर हम सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर अगर हम क्या करते हैं, इसको फोर्स अप्लाई करें, इस ऑब्जेक्ट पर हम क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया और वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रखा था यहाँ से यहाँ आ गया। क्या अप्लाई किया हमने, फोर्स अप्लाई किया, उससे उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही कि उसी को क्या बोलते हैं हम, वर्क डन। फोर्स अप्लाई किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब हमने क्या किया, वर्क किया। हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब हमने क्या किया, वर्क किया। तो जो हमने वर्क किया, वर्क ही इस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हमने कंसीडर कर लिया कि इस पोजीशन पर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ये फर्स्ट पोजीशन कंसीडर कर लिए, सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन से जब हम उसको सेकंड पोजीशन पर ले जाएंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब उसकी क्या चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज हुई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि हमने उस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स। और उसका फोर्स अप्लाई करने से उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने क्या किया, वर्क किया। वर्क कब करेंगे, जब हमें एनर्जी रहेगी, मतलब हमने उसको एनर्जी अप्लाई की। अब जो हमने एनर्जी अप्लाई की, जो हमने वर्क डन किया, वो वर्क डन ही उस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्यों हुई, क्योंकि हमने उस पर क्या किया, वर्क किया। तो जो हमारा वर्क था वो वर्क ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो अब अगर वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया, वर्क डन अगर किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसी को हमने क्या कह दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कि हमने अगर फोर्स किया है तो नॉर्मल कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर वर्क डन किसने किया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन किया तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी के साथ हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर वर्क डन ऐसे फोर्स ने किया हो जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन ऐसे फोर्स ने किया हो जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, कि किसी भी पाथ से ले जाओ, इस वाले पाथ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, किसी भी पाथ से अगर हम उस पर वर्क डन किया तो वो अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे वर्क डन विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन बाय द फोर्स विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिसने वर्क डन जो किया वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करता है वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो अब हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ पर क्या रखा है, सपोज करो h हाइट पर कोई मास यहाँ पर रखा है, कितनी हाइट, h1 हाइट पर, ठीक है, h1 हाइट पर यहाँ पर कोई मास है। अभी हम ये जो हाइट कंसीडर कर रहे हैं ये अर्थ के सरफेस से बहुत ही पास कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के सरफेस से अभी हमने जो भी हाइट कंसीडर की है वो क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वो अर्थ के सरफेस से बहुत पास है। तो अर्थ का सरफेस के पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा, mg, वेयर
m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स है, अर्थ जो भी फोर्स उस मास पर अप्लाई करेगा वो फोर्स अर्थ के सरफेस के पास कैसा रहता है, कांस्टेंट। क्योंकि जो g है, g की वैल्यू अर्थ के सरफेस के पास अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगी। अगर अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चले गए तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो हम ये हाइट ले रहे हैं h1, ये h1 हाइट के अर्थ के सरफेस से बहुत पास है, अर्थ के सरफेस से बहुत पास है, तो g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। g की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी तो जो फोर्स अर्थ ने अप्लाई किया स्मॉल m मास पर, वो फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमने कंसीडर कर लिया कि h1 हाइट पर कोई मास रखा है, कितना मास रखा है, m। तो उस m मास पर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करेगी, mg। अब इस मास को h1 से उठाकर हम कहाँ पर ले गए, कितनी हाइट पर ले आए, उसको h2 हाइट पर ले आए। पहले मास कितनी हाइट पर रखा था, h1 हाइट पर, h1 से उठाकर उसको हम कहाँ पर ले आए, h2 हाइट पर ले आए। तो इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतने हाइट का क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, पहले इतनी हाइट पर रखा था, यहाँ से उठाकर और हाइट पर ले गए। तो पहले हाइट थी h1 और अब हाइट कितनी हो गई, h2। तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट किया। ये अगर वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, ये वैल्यू रहेगी h2 माइनस h1। ठीक है, इस पूरी वैल्यू में से अगर हम ये नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दें, पूरी वैल्यू में से अगर नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन कितना रहेगा, h2 माइनस h1। तो मतलब जो मास है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h2 माइनस h1, और उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, mg। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, फ्रॉम 1 to 2 के h1 हाइट से h2 हाइट तक ले जाने में जो वर्क डन किया, वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, mg फोर्स अप्लाई कर रही है। वो किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, इस डायरेक्शन में ये इस अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो जितना फोर्स अर्थ ने अप्लाई किया उतना ही फोर्स हम अप्लाई करेंगे। मतलब अर्थ ने अगर mg फोर्स अप्लाई किया तो हम भी कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, mg फोर्स अप्लाई करेंगे। तो देखो दोनों फोर्स इक्वल और अगर अपोजिट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जितना फोर्स ऊपर लगाए उतना ही अगर नीचे लगा दे तो ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। इसलिए जितना फोर्स अर्थ ने लगाया है हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कंसिडर कर लो अर्थ ने जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। ये 5 इज इक्वल टू एम जीस, ये फोर्स किसने लगाया, अर्थ ने। उस फोर्स की वैल्यू अगर कितनी है, 50 न्यूटन, तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो लगाएंगे 50.0000000001 न्यूटन। हम कितना फोर्स लगाएंगे, अर्थ ने अगर 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो हम कितना फोर्स लगाएंगे, 50.00000001 न्यूटन। तो हमारा फोर्स अर्थ के फोर्स से ज़्यादा है, अर्थ के फोर्स से हमारा फोर्स ज़्यादा रहेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो हमारा फोर्स और अर्थ का फोर्स, वैसे तो हमारा फोर्स ज़्यादा है लेकिन अप्रोक्सीमेट अर्थ के फोर्स के इक्वल ही है। हमारा फोर्स वैसे तो ज़्यादा है लेकिन अप्रोक्सीमेट अर्थ के फोर्स के इक्वल ही है, इसलिए हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि जो अर्थ ने फोर्स लगाया वही फोर्स किसने लगाया, हमने फोर्स लगाया। वैसे तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया लेकिन दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इसलिए हमने क्या कंसिडर किया कि जितना फोर्स अर्थ ने लगाया था उतना ही फोर्स हमने लगाया। तो क्वेश्चन ये है कि हमने थोड़ा सा ही ज़्यादा क्यों नहीं लगाया। अर्थ अगर 50 लगा रही है तो हम 100 लगा लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमने सिर्फ थोड़ा सा ही ज़्यादा इसलिए लगाया ताकि हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट h1 हाइट से h2 हाइट तक जा रहा है इसमें ये एक्सेलरेटेड ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेटेड हो गया तो एक्सेलरेटेड होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो हमने वर्क डन किया वो किस रूप में खर्च हो जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी को चेंज करने में खर्च हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम जो भी वर्क करें वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए।
हम जो भी वर्क करें वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। इसलिए हमने थोड़ा सा ही ज़्यादा लगाया ताकि ऑब्जेक्ट एक्सिलरेटेड ना हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो फोर्स और दोनों की डायरेक्शन, हम भी ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो फोर्स कितना है, फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h2 माइनस h1, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h2 माइनस h1। तो वर्क डन कितना हो रहा है, हमारा वर्क डन हो रहा है mg इंटू h2 माइनस h1। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन है W12 इज इक्वल टू एम जी इंटू H2 माइनस H1, इसमें ये जो mg है ये क्या है, हमारा फोर्स, और H2 माइनस H1 क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही किसके इक्वल रहेगा, ये वर्क डन ही हमारे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो, तो यहाँ पर हमने W लिखा है W12, तो ये W12 ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो हम W से वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये है तो वर्क डन, लेकिन वर्क डन ही किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mg इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, इसी टाइप से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के सरफेस पर रखा है, अर्थ के सरफेस से अगर हम उसको ले गए कहाँ पर, h हाइट पर, अर्थ के सरफेस से अगर उसको h हाइट पर ले गए, तब वर्क डन कितना रहेगा, फोर्स। फिर से अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, एफ जी, एफ इज इक्वल टू एम जी। जितना अर्थ फोर्स लगाई हम भी अप्रोक्सीमेट उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उतना ही फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे हम भी, एम जी। और हाइट कितनी, हाइट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, तो एम जी एच। हमने फोर्स भी ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लगाया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या होता है, फोर्स एफ डी कॉस 0। दोनों की डायरेक्शन सेम है, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, मतलब वर्क डन कितना रहेगा, एफ डी। तो ये एफ है फोर्स और एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, हमारा वर्क डन आ गया। वर्क डन ही किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई, एम जी एच। लेकिन हो सकता है यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखा हो, इस पॉइंट पर भी तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। यहाँ पर भी सपोज करो पहले वो अर्थ के सेंटर पर था, अर्थ के सेंटर से हम अर्थ के सरफेस तक लेकर गए, तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो यहाँ तक लाने में भी तो हमने कुछ वर्क किया होगा, तो वो वर्क भी तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर भी उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने कंसिडर कर लिया कि अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, W0, तो इसलिए यहाँ पर हमें W0 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो h हाइट पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh प्लस W0। क्यों, क्योंकि ये mgh तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई वो है। mgh तो सिर्फ क्या है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने कितना वर्क डन किया, वो वर्क डन ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। लेकिन हो सकता है उसकी पहले से पोटेंशियल एनर्जी हो, यहाँ तक ले जाने में भी तो हमने कोई वर्क डन किया होगा। तो वो W0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरफेस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इतनी पोटेंशियल एनर्जी और उसमें इंक्रीज हो गई, तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh प्लस W0। इसी W को हम WH भी लिख सकते हैं, WH मतलब h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। तो अगर WH की वैल्यू ये है तो WH1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, h1, तो mgh1 प्लस W0। इसी टाइप से WH2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mgh2 प्लस W0, ये हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं WH2 में से WH1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस WH2 में से WH1 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, WH2 माइनस WH1। तो WH2 की वैल्यू कितनी है, mgh2 प्लस W0। यहाँ मैंने लिखा mgh2 प्लस W0 माइनस, इस वैल्यू में से किसको माइनस किया, WH1। WH1 की वैल्यू कितनी है, mgh1 प्लस W0। ठीक है, इस WH2 में से WH1 को माइनस कर दिया, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से माइनस, राइट वाला राइट वाले से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
H2 प्लस W0, माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mgH1 माइनस W0। माइनस के साइन का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो गया। ये W0 प्लस का है, W0 माइनस का है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचे है, mg यहाँ पर भी है, mg यहाँ पर भी है, दोनों में से mg कॉमन। तो दोनों में से mg को कॉमन निकाला तो अंदर यहाँ पर क्या बचा, H2, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस H1। यहाँ पर क्या बचा, mg आ गया बाहर, यहाँ पर क्या बचा, माइनस H1। लेकिन mg H2 माइनस H1 ही किसके इक्वल है, mg H2 माइनस H1 ही W12 के इक्वल है। तो इस mg H2 माइनस H1 की स्पेस पर ही हम क्या लिख सकते हैं, W12 लिख सकते हैं क्या। तो इसकी स्पेस पर हम लिख देंगे W12। तो इसका मतलब WH2 माइनस WH1 ये किसके इक्वल आ गया, W12 के इक्वल आ गया, या इसी को हम बोल सकते हैं W12 किसके इक्वल आ गया, WH2 माइनस WH1। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो इसका मतलब W12 मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम H1 हाइट टू H2 हाइट, कि H1 हाइट से H2 हाइट तक ऑब्जेक्ट को ले गए जब हम, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, WH2 माइनस WH1। पोटेंशियल एनर्जी H2 हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H1 हाइट, कि इन दोनों हाइट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। W12 मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक ले गए थे, ये कौन सी थी, कि H1 हाइट से H2 हाइट तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी, वही किसके इक्वल है, H2 और H1 हाइट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। तो ये पूरी कंडीशन तो कब फॉलो की हमने, जब ये जो हाइट है ये अर्थ के सरफेस के बहुत पास हो, जब हमारा फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है, अगर हमारी जो हमने डिस्टेंस कंसीडर की है ये वैल्यू तो कब हमने कंसीडर की, जब हम कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस से बहुत पास। अर्थ के सरफेस से बहुत पास है तब ये हमारा फिनोमेना लागू होगा, अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से बहुत दूर जा रहे हैं, अगर अर्थ के सरफेस से बहुत दूर जा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फोर्स कांस्टेंट रहेगा क्या, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज। जी की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तब ये फॉर्मूला यूज़ हम नहीं कर सकते। तब फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कि हमने फिर से कंसिडर कर लिया कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ। उसका मास कितना है, m और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। ये है अर्थ का सेंटर। इस स्मॉल m मास की अर्थ से डिस्टेंस हमने कितनी कंसिडर कर ली, r। स्मॉल m मास की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी कंसिडर कर ली, r। तो अब अर्थ जो है वो इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, F इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यह फोर्स अप्लाई करेगी अर्थ। अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई करेगी, F इज इक्वल टू GME स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो ये अर्थ इस स्मॉल मास पर इतना फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। अब अगर हम अर्थ को क्या करें, या यूँ इस स्मॉल मास को क्या करें, r1 डिस्टेंस से, सपोज करो कि जो हमारा स्मॉल मास है, सपोज करो अभी ये r डिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा स्मॉल मास रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इस मास को r1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली r1, और एक और डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कंसिडर कर ली हमने कितनी, r2, कि r1 डिस्टेंस से अगर हम उसको r2 डिस्टेंस पर ले जाते हैं, ठीक है। मास हमने कहाँ रख दिया अब, कि अगर मास पहले r डिस्टेंस पर रखा है, मास अगर r डिस्टेंस पर रखा है तो अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करेगी, कैपिटल GME स्मॉल m अपन r स्क्वायर। अब अगर हम मास को r1 डिस्टेंस से, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमने कितनी कंसिडर कर ली, r1। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी कंसिडर कर ली, r2, कि अर्थ से r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस पर अगर ले जाए तो हम कितना वर्क डन करेंगे। तो फिर से उस वर्क डन को निकालने के लिए हम पहले तो क्या कंसिडर करेंगे कि जो हमारा मास है वो कहाँ पर है, r1 पर, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट
डी आर डिस्प्लेसमेंट करने में हमें कितना वर्क डन लगेगा। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अब जो छोटा सा वर्क डन है वो किसके इक्वल रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर। छोटे से डिस्प्लेसमेंट, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि उस टाइम तक तो फोर्स अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगा। तो जब कांस्टेंट फोर्स है तो उसके लिए तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें तो कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक। तो ये जब डिस्टेंस तक ले जाएंगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। छोटा सा बिल्कुल 1 सेंटीमीटर अगर ले जा रहे हैं तो फोर्स अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादा अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स वेरिएबल, और वेरिएबल फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, वर्क डन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम, R1 से R2 तक ले जाने में, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, R1 से R2 तक। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पर फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, जी एम ए स्मॉल एम, ये एम कौन सा है, कैपिटल, अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो ये हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन किया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। तो उस वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W12, R1 से R2 तक। कि अगर हम इस मास को कहाँ से कहाँ तक ले जाएं, ठीक है, अर्थ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, हम उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए वही फोर्स को हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन अर्थ के इक्वल है, इसलिए ये लिख दिया। तो हमारा जो वर्क डन है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हम लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो वर्क डन हमने कहाँ से कहाँ तक किया, R1 से R2 तक ले जाने में कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये सब तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम कांस्टेंट, उसको निकाल लिया इस इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, R1 R2 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, इस r की पावर कितनी है, 2, उसको ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो हमारे पास W12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम R1 से लेकर R2 टू द पावर -2 डी आर की पावर कितनी हो गई, -2। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो और वही पावर अपॉन में लिख दो। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो और वही पावर अपॉन में लिख दो। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम ई स्मॉल एम -2 + 1 अपॉन -2 + 1, पावर में 1 प्लस कर दिया और वही पावर हमने अपॉन में लिख दी। और ये लिमिट है तो ये लिमिट भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, R1 से लेकर R2 तक, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी क्या आएगी, जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम है, -2 + 1 कितना हो जाएगा, R टू द पावर -1 अपॉन -1 R1 से R2 तक। इस -1 को हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -जी एम ई स्मॉल एम, अपॉन में क्या है, -1, इस -1 को बाहर लिख लिया। माइनस के साइन को नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इस माइनस के साइन को हमने ऊपर लगा लिया। अपॉन में 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो अपॉन के 1 को हमने हटा दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, R टू द पावर -1, इसकी पावर -1 है, इसको अगर नीचे ले जाएंगे अपॉन में ले जाएंगे तो पावर +1 हो जाएंगी। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब भी ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/r, R1 से R2 तक। अब ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले r के स्पेस पर ऊपर वाली लिमिट रख दो, तो रख देते हैं। तो W12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -जी एम ई स्मॉल एम। r के स्पेस पर क्या करो, ऊपर वाली लिमिट लिखो, तो ऊपर वाली लिमिट क्या है, R2 माइनस,
आर के स्पेस पर क्या लिखो, नीचे वाली लिमिट, तो आर के स्पेस पर हमने लिखी नीचे वाली लिमिट R2। तो ये लिमिट सॉल्व करने का तरीका है। क्या करते हैं, ये आर की स्पेस पर ऊपर वाली लिमिट लिख दो, ऊपर वाली लिमिट लिखी, माइनस का साइन लगाया, फिर आर के स्पेस पर नीचे वाली लिमिट लिखो, तो आर के स्पेस पर नीचे वाली लिमिट लिखी। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट R1 टू R1 से R2 तक। तो ये जो वर्क डन है यही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये अगर वेरिएबल इस टाइम पर था, फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस पर चले गए तो वेरिएबल फोर्स की वैल्यू ये रहेगी। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करें तो वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट फोर्स रहेगा, तो उसके लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करें R1 से R2 तक, तो हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। फिर R1 से R2 तक ले जा रहे हैं, तो हमने इंटीग्रेशन किया R1 से R2 तक, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। अर्थ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जितना अर्थ ने फोर्स लगाया उतना ही हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। थोड़ा सा ही ज़्यादा क्यों लगाया, ताकि एक्सेलरेशन ना हो। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमारा ऑब्जेक्ट R डिस्टेंस पर है, हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, तो R डिस्टेंस पर सपोज करो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इन्फिनिटी पर भी उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। हमने कंसिडर कर लिया इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, W1। कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो हर जगह पर उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। इन्फिनिटी पर हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंसिडर कर ली, W1। तो वो W1 कितना हो जाएगा। अब वर्क डन कितना होगा, अब वर्क डन रहेगा कितना रहेगा, कहाँ पर, R डिस्टेंस पर। तो पहले तो इन्फिनिटी पर तो पहले से पोटेंशियल एनर्जी थी W1, प्लस हम क्या कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक ला रहे हैं। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक। इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक अगर ला रहे हैं तो फिर से हमने क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पहले से डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया, dr। और फोर्स कितना है हमारा, फोर्स है हमारा G_m_E_m/r²। तो ये हमारा फोर्स, चलो अभी इस इन्फिनिटी को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हम उसको dw से शो करेंगे। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, G_m_E_m/r² इंटू dr। ये तो थोड़ा सा वर्क डन। ठीक है, अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो dr इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जो G_m_E_m है वो तो एज इट इज़ 1/r²। देखो 1/r² का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आया, 1/r। अगर जिसको ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है वो याद रख लो कि 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/r। तो 1/r², 1/r नहीं, माइनस, ये माइनस साइन भी तो है। 1/r का इंटीग्रेशन, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। ये 1/r, तो ये लिख दिया, इंटीग्रेशन हो गया। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी आई, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। इन्फिनिटी पर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उसको हमने कितना लिख दिया, W1। तो R1 पर पोटेंशियल या R डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में वर्क डन प्लस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर इन्फिनिटी पर R की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी, R की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो WR इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, W1 के इक्वल। अगर R किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इन्फिनिटी को किस में भी डिवाइड करो, अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो जो वर्क डन है या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। हम कंसिडर कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। अब हमें इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं पता है, इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी तो हमें नहीं पता है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो R डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -G_m_E_m/r। तो R डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -G_m_E_m/r। कब हमने कंसिडर किया, जब
इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, आर। ठीक है, अब इसी टाइप से हम इस इक्वेशन की हेल्प से ये वाली इक्वेशन भी ला सकते हैं कि जिस टाइप से डब्ल्यू आर किसके इक्वल है, जी एम ए स्मॉल एम अपॉन आर प्लस, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, कौन सी दे दे, इक्वेशन नंबर हम दे दें इसको 4। इसके पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 दी थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो, इस अगर आर के स्पेस पर हम क्या लिख दे, R1 या 1 लिख दे, तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसको WR से हम शो कर देते हैं, WR। ठीक है, तो W1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जी एम ई, इस इक्वेशन 4 में, इन इक्वेशन 4 माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन R1 प्लस W1। W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन R2 प्लस W2। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब WR1 माइनस WR2, अगर हम क्या निकालें, या WR2 माइनस WR1 अगर निकालें, ये क्या है, ये R1 है, ये क्या है, R2। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, WR आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, WR। ये WR अगर R2 में से R1 को माइनस कर दे तो फिर से ये, इससे W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोल सकते हैं W12। क्या करें हम, इस WR2 में से अगर WR1 को माइनस कर दे तो फिर से ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये आप चाहे तो कर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है, अगर मास कितना है हमारा, M1 की वैल्यू अगर है, M की वैल्यू अगर 1 है, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, WR इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर। तो ये क्या आ गई, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल, आर डिस्टेंस पर ये क्या आया, पोटेंशियल आया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल। तो ये आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कब आया, जब वहाँ पर मास कितना रखा हो, 1। तो अगर आर डिस्टेंस पर यूनिट मास रखा है तो उस यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट मास पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल रहेगी। तो आर डिस्टेंस पर अगर हम यूनिट मास रख दे, आर डिस्टेंस पर यूनिट मास रख दे तो यूनिट मास ही किसके इक्वल रहेगा, आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमारे पास दो मास है M1 M2 और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अगर R, तो इसी इक्वेशन को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो आर डिस्टेंस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी V इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R। ये हो जाएगी, एम ए के स्पेस पर हमने क्या लिख दिया, M1, स्मॉल एम के स्पेस पर लिख दिया M2 और R तो R ही है। तो अगर दो मासेस है M1 M2 उनके बीच की डिस्टेंस R है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी M1 M2 अपॉन R हो जाएगी। और अगर R इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। R की स्पेस पर अगर हम इन्फिनिटी पुट कर दे तो किसी भी चीज़ में से इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और H हाइट पर भी अगर हम हाइट, वो जो H हाइट वाला लिया था वो भी अगर H हाइट को भी हम इन्फिनिटी कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल, या यूँ कहे जितनी सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी थी उसके इक्वल। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।